ओके, दिस इज आज का क्लास वाला टॉपिक। दिस इज वेरी इजी। दिस इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम बेसिकली। इंपॉर्टेंट वही था जो हमने करा था। लॉन्ग डिवाइड आपको आना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। लेकिन ये भी टॉपिक का पार्ट है, कराना पड़ जाता है। ये एडवांस वाली चीज है बेसिकली। मैसेज इन को होस्ट, ठीक है। व्हाट इज अ रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम आपसे कहता है इफ अ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड, एक मिनट, रीनेम ऑप्शन दे दिया मैंने। If a polynomial is divided by a linear divisor x minus a, then according to remainder theorem f of a is equals to r। ये क्या चीज है? ये आपको कह रहा है कि अगर आपको रिमाइंडर ढूंढना हो तो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर वही आएगा जो लॉन्ग डिवाइड करके आप निकालते हो ना। रिमाइंडर लॉन्ग डिवाइड करके जो आपके एंड में रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर लॉन्ग डिवाइड के बजाय आप इक्वेशन में ए रख के भी निकाल सकते हो। अब इसका रीजन पहले आपको समझाते हैं कि ऐसा कैसे यार हम लॉन्ग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, ऐसा कैसे हो गया कि इक्वेशन में रख के आ जाएगा। तो पहले इसको आपका रीजन देते हैं। हमने कुछ लॉन्ग डिवाइड स्टार्ट में किए थे, ठीक है। हमने कुछ लॉन्ग डिवीजन आपको स्टार्ट में 3 कराई थी। जैसे ये वाली है, ये तो अच्छा हमने लिखा हुआ अभी। ये जो एग्जांपल नंबर 2 थी, इसके अंदर देखो हुआ क्या था। आपको ये पॉलिनोमियल एल्गोरिथम भी पढ़ाया था मैंने। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। रिमाइंडर हो भी सकता है और रिमाइंडर नहीं भी हो सकता। रिमाइंडर नहीं भी होने का मतलब इफ इट इज अ फैक्टर तो रिमाइंडर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं। अब हमसे क्या क्या रहा है, देखो कहना क्या चाह रहा है। ये जो थ्योरम अभी लिखवाया, अभी वापस उस पेज पे आ रहा हूँ। ये कह रहा है यार अगर इसको x+3 से डिवाइड करोगे ना, इतनी लंबी चौड़ी करोगे, एक रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर वही होगा अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम कि x+3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। यानी -3 अगर इक्वेशन में रख दो, -3 अगर रख दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम आपको ये कहता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आपको यहां से समझाता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर मैं इक्वेशन में -3 रख रहा हूं, अगर मैं रख रहा हूं हर जगह क्योंकि ये इक्वेशन है, इट विल सेटिस्फाई एनी वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर मैं -3 रख रहा हूं तो ये जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो होगा, ये इस ब्रैकेट को भी जीरो कर लेगा। इसका मतलब अगर आप देखो टेक्निकली रिमाइंडर किसके बराबर है? रिमाइंडर बराबर है इक्वेशन के। और मैं भी तो ये कह रहा हूँ, इक्वेशन में माइनस आप 3 रख दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आपके पास 1 आएगा। उसका रीजन क्या है? जब भी हम यहाँ पर डिवाइड करा रहे होते हैं, ये वाली चीज पूरी जीरो हो जाती है और रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। ये इसके पीछे की रीजनिंग थी। तो हम अपने सवाल पे आते हैं वापस इस पेज के ऊपर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x+2। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय x+2। अब मेरे पास दो मेथड है, एक लॉन्ग डिवाइड करके जो एंड में रिमाइंडर आएगा, बेवकूफी है। अकलमंद इंसान क्या करेगा? अकलमंद इंसान लेट f of x is equals to 4x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसके अंदर -2 रखो और आंसर बताओ, बस रिमाइंडर आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था? ये वाला सेगमेंट इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, एक रिमाइंडर और एक फैक्टर। रिमाइंडर में जीरो आएगा, सॉरी, रिमाइंडर में वैल्यू आएगी, फैक्टर में जीरो आएगा। जी जी, सब पे एवरीवेयर। क्या वैल्यू है बताओ? नहीं, -2 इसको जीरो से इक्वेट करने से आया ना। अब जैसे ये होता है x-2, तो फिर मैं 2 रखता।
नहीं नहीं सॉरी, यहाँ 4 नहीं है। थैंक यू। अब बताना वैल्यू। +x² -3x +7। और This meeting is being recorded. चलिए, दूसरा वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। क्या आंसर आ रहा है? -15। सही, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय कोई भी डिवाइजर, वैल्यू क्या रखनी है, इसको जीरो से इक्वेट करके आप निकालते हो। ठीक है, 2x - 1 को जीरो से इक्वेट करो, यहां से आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिली x की वैल्यू? हम्म, हाफ, बिल्कुल ठीक। यानी अगर मैं हाफ रख रहा हूं, f(हाफ), तो रिमाइंडर थ्योरम आपको ये बता रहा है कि आंसर विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर विच इज ऑलरेडी गिवन, विच इज 3। हम क्या करते हैं, हम इधर हाफ पुट करते हैं, 1/2 की पावर 4 -a 1/2 का क्यूब 1/2 का स्क्वायर -4 इंटू हाफ -1 = 3। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, a। ढूंढ लो। 2x - 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आई हाफ, हाफ हमने प्लग इन कर दिया, हाफ यहाँ पर भी आ गया, हाफ यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर भी आ गया। हाँ, ये आपका कुछ करके बताओ क्या आंसर आ रहा है a की वैल्यू। नहीं, ये आंसर तो नहीं आ रहा। पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये देखो, ये 16, ये तो 1 हो गया, ये हो गया a/8, ये हो गया 4/2 -2 -1 = 3। -24 नहीं करा, 1 और 1 कैंसिल हो गया मेरे पास। गुड हो गया। मेरे पास 2 और -2 भी कैंसिल हो गया। नहीं भाई, मेरे पास तो -24 आ रहा है यार। शर्जील भाई, माइनस, यस, a = -24। बस आंसर भी आ गया। 8 भी आप करो, जल्दी जल्दी करो। वेक्टर थ्योरम, वेक्टर थ्योरम। ये अगले सवाल, द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय। अली, क्या मतलब हुआ? कॉटिक तो होती है। द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - 1 इज 4 टाइम्स व्हेन द। नहीं, fx लिखना जरूरी नहीं है, तो मैंने लिख दिया था। व्हेन द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। लिख दो तो अच्छा है वैसे। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है कि x - 1 डिवाइड कराने से एक रिमाइंडर आएगा। तो पहले हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। x - 1 का मतलब हो गया, अगेन व्हाट विल यू प्लग इन? 1। तो f1 पे एक रिमाइंडर आ रहा है, उसको हम कहते हैं r1। ठीक है, तो r1 हमारा क्या है? 1 का क्यूब -11 इंटू 1 का स्क्वायर +k इंटू 1 -30। इसकी वैल्यू बताओ। लेट, एफ एक्स कहने से फायदा होता है कि इस तरह मुखातिब करना आसान हो जाता है ना, कि f1 f2 f हाफ। इसलिए मैं लिख लेता हूँ कि योर विश योर कॉल। ठीक है, f1 रखने से एक रिमाइंडर आ रहा है, और ऐसे ही f2 रखने से एक और रिमाइंडर आएगा। फिर हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इनमें कनेक्शन क्या है। -40 +k। ऐसे ही जब हम x - 2 से डिवाइड करा रहे हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है?
F2 रखने से एक और रिमाइंडर आएगा R2। लेट्स फाइंड R2। 2 का क्यूब -11, 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 -30। आशीष देख ले यार। -66, 11 इंटू 4, 44 -44 -30 +8 कितना आ रहा है? -66 +2 के। यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, पहले सब चेक कर लो। वाह वाह वाह, +2 के। यहाँ रुक रहा हूँ, चेक कर लो फिर आगे बढ़े, क्योंकि अब हमें इनका कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन क्या है वो आपने सोचना है पहले। के की वैल्यू भी आ गई किसी की तो, माशाल्लाह। अब इनका कनेक्शन क्या है वो अब देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि जब x-1 से हम डिवाइड करा रहे हैं, x-1 से, तो एक रिमाइंडर आ रहा है जिसे हमने कहा था R1। ये जो R1 है और R2 है, इनकी वैल्यू में कनेक्शन है। वो क्या है कि एक जो वैल्यू है वो दूसरे के 4 गुना ज्यादा है। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ। x1 वाली साइड यानी R1 को या R2 को? 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, R1 को क्या R2 को? बिल्कुल ठीक कहा, जाहिर है R2 को मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है? R1 4 गुना R1 4 टाइम्स बड़ा है, R1 ऑलरेडी ग्रेटर है R2 से, तो या तो R1 को डिवाइड बाय 4 कर लो या R2 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, इट्स अप टू यू। बस अब इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा यार। R1 की जगह रख दो -40 +k इज इक्वल टू 4 -66 +2k। यहां से k की वैल्यू निकाल लो, हो गया। टी डी 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 डी। ठीक है, अगेन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट यही सवाल थे जो हमने इस तरह के सवाल किए थे ना, ये। तो यहाँ रिमाइंडर फैक्टर का कॉन्सेप्ट हम लगा ही नहीं सकते। अगर किसी को ये दिमाग में आ गया हो ना कि सर यार मैं लॉन्ग डिवाइड फिर आप क्यों पढ़ा रहे थे, मैं पहले ही इसलिए बता दूं कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम तो तभी अप्लाई होगा ना जब आपके पास लीनियर फैक्टर होगा। एग्जामिनर कितना चालाक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर देता है। क्वाड्रेटिक फैक्टर की आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो फिर तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन अगर कर सकते होते तो उसका सवाल मैं अभी कराऊंगा। के की वैल्यू बताओ, केस 32। एक और करते हैं फिर फैक्टर थ्योरी पे आते हैं। है तो दोनों सेम ही। वैल्यू रखने से अगर रिमाइंडर आ रहा है तो आर से इक्वेट करा देंगे, अगर फैक्टर थ्योरम है तो जीरो से इक्वेट करा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दो अननोन है हमारे पास। दो अननोन क्या है? ना इक्वेशन के अंदर हमें ए पता है, ना हमें इक्वेशन के अंदर बी पता है। इसीलिए उसने आपको दो कंडीशन दे दी। अलवीना, इसमें लिखा हुआ था ना, x1 is 4 टाइम्स, x1 4 गुना बड़ा है, यानी अगर ये 40 है तो ये 10 होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। ऐसी एग्जांपल दी 40 और 4 वाली। अच्छा, सबसे पहले मैं यहां से वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं। ये वाला आसान स्टेटमेंट है, व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x-1 द रिमाइंडर इज 3। तो 1 रखने से रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। तो 1 प्लग इन कर देते हैं। एक इक्वेशन बना लेते हैं, मिलेगा कुछ नहीं अब की बार, क्योंकि आपके पास दो अननोन्स हैं। -4 इज इक्वल टू 3,
6 + a + b - 4 = 3, a + b = 2, 2 आ जाके 1। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। दूसरी आप बनाओ, पहली मैंने बना ली। आसान वाली मैंने बनाई, मुश्किल वाली आप बनाओ। ये रखो और -2 से इक्वेट कराओ। दूसरी इक्वेशन आप बनाओ, फिर आपको समझ में आ गई होगी करना क्या है। जब दो इक्वेशंस बन जाएंगी तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। -1 तो नहीं आ रहा यार, 1 सही किया मैंने शाफे। 6 - 4 = 2, 2 आ जाके माइनस। सही है यार। अभी अभी आए हो क्या? x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, x1 आएगा ना, 1 रखेंगे ना। दूसरी इक्वेशन को बना लो तो मुझे बताना, फिर मैं वर्किंग स्टार्ट करूँ। दूसरी वर्क वैल्यू क्या रखेंगे? इसको 0 से इक्वेट करो ना, 3x + 2 = 0। 3x + 2 = 0, यानी हमारी जो सेकंड वैल्यू होगी दैट वुड बी -2/3। ठीक है, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा आपके पास है f(-2/3) = अब ये फ्रैक्शन वाला सुकून से रखते हैं। ये हो गया दिस प्लस a -2/3 का स्क्वायर प्लस b -2/3 - 4 = अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसे कैलकुलेटर में लिखता हूँ। 6 × -2 / 3 का क्यूब, दिस इज -16/9। किसी ने अभी तक मुझे इक्वेशन कंफर्म नहीं करी, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, जा रहा हूँ। -16/9 +4/9, ये यहाँ तक तो ठीक है। हसनैन, नहीं यार। अब मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ। 4a/9 -2b/3 = अब मैं कैलकुलेटर में लिख रहा हूँ -2 + 4 + 16/9। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जा रहा हूँ, वैसी जगह कम है। -2 + 4 + 16/9, सो आई विल गेट 34/9। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे ले गए। नाउ आई टेक द एलसीएम। यहाँ आ जाएगा 9, ये तो एज इट इज लिख रहा हूँ। 3 और 9 का एलसीएम ये हो जाता है 4a -6b। सो आई एम गेटिंग 4a -6b = 34। किसी की ये इक्वेशन आ रही है? 2b -3b = 17। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सही है ये। आप सॉल्व कर लो बस, ए और बी, इन दोनों इक्वेशंस को।
2a-3b इज इक्वल टू 17। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ताकि मेरी एलिमिनेशन मेथड हो जाए। आंसर आ गया मेरा। 5a इज इक्वल टू 20। जबरदस्त हुसैन। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3। ठीक है, या तो रिमाइंडर होगा या फैक्टर होगा। वो बताएगा आपको, अगर रिमाइंडर है तो वो आपको बताएगा कि भाई रिमाइंडर की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन हैज टू स्टेट, हम खुद से नहीं आइडिया लगाते रिमाइंडर की वैल्यू क्या है। फैक्टर में नहीं बताएगा, वो जाहिर सी बात है कि फैक्टर में अंडरस्टूड है कि वैल्यू क्या है, 0। तो अगेन कॉन्सेप्ट किधर है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसकी बात हम वापस से यहां जा रहे हैं, इधर इधर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट, इसमें रिमाइंडर 0 आया था इस वाले सवाल के अंदर। क्यों 0 आया था, क्योंकि x-2 क्या था, फैक्टर था। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर विल गिव यू, ये बात तो समझना आसान है, रिमाइंडर वाली थोड़ी सी मुश्किल होती है। फैक्टर का मतलब है, जाहिर है, द रूट इज 2। फैक्टर विल गिव यू रूट व्हेन यू इक्वेट इट टू 0। और रूट का पर्पस ही क्या होता है, इक्वेशन को 0 करना। ठीक है, तो जैसे ही हम 2 पुट करेंगे इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी फैक्टर थ्योरम आपको कह रहा है, इफ अ पॉलिनोमियल if a polynomial is divided by a linear divisor x minus a, then according to factor theorem f of a is equals to 0। ठीक है, ये बात का अगेन वही मतलब हो गया कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x-3 से, तो रिमाइंडर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब हमारे पास दो तरीके हो गए सॉल्व करने के। एक लॉन्ग डिवाइड करके हम शो कर देंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है, जो कि बहुत बेवकूफ़ी है, जब फैक्टर थ्योरम आपको सिखा रहा है कि यार 3 रख दो खाली। अगर 3 रखने से ये 0 आ जाए, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। 3 क्या चीज़ है, 3 रूट है। सही, कर लो आप। फैक्टर का दूसरा नाम होता है एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर कहीं लिखा हो एग्जैक्टली डिविजिबल, तो आप समझ जाना ये फैक्टर थ्योरम का ऑल्टरनेट नेम है। अगले दो सवाल बहुत आसान है, जल्दी से। हम्म शाफे भाई, मैंने क्यों गलती कर दी क्या? 36 तो आ ही नहीं सकता। इसमें लिखा हुआ यूज अ फैक्टर थ्योरम टू शो दैट इट इज अ फैक्टर, तो 0 आना मस्ट है। 36 कैसे आएगा यार? यस ऑब्वियसली 0 यार। 0 0 0 0। शाफे भाई हमारे ऐसे ही है। द पॉलिनोमियल, अगला भी आप करो। x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। 2 रखो, 0 से इक्वेट करो, एक अननोन है a, मिल जाएगा आपको। a इक्वल्स टू 1। नोप, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग रॉन्ग।
11 भी आप करो, हाँ। 2 पुट करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है इट इज अ फैक्टर, और 0 से इक्वेट कर देंगे। देखो एग्जाम्पल में लिखा था ना, इट यूज द फैक्टर, तो शो इज अ फैक्टर, उसने बोला कि शो करो फैक्टर है, तो लाजमी सी बात है 0 तो आएगा ही आएगा। अच्छा जी, x-2 का मतलब है हम 2 प्लग इन करेंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे। 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 8 = 0। ये आ जाएगा आपके पास 8 - 4a + 4 + 8 = 0। -4a = 8 at 16, 20 -20 a = 5। यहाँ तक बोरिंग पार्ट हो गया कंप्लीट। अब थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल कर लेते हैं भाई, ये बड़ा बोरिंग पार्ट था। 12 का पहला पार्ट 1 आप करो, सेकंड मिलके करते हैं। शो दैट 2x - 1 इज अ फैक्टर। इसका अगेन यू प्लग इन हाफ एंड शो दैट इट इज 0। जब कह रहा है कि शो दैट, इसका मतलब लाजमी 0 आएगा, लाजमी आएगा। 2 × हाफ का क्यूब -5 × हाफ का स्क्वायर +10 × हाफ -4। भाई मुबारक हो, भाई मुबारक हो, शाफे का भी 0 आ गया, ओए ओए मुबारक हो। ये आपके पास आ गया 0। अब आते हैं मजेदार, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक वही था, लॉन्ग डिवाइड वगैरह। शो दैट हैज ओनली वन रूट एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस रूट। अब यहां क्या करेंगे, यहां हम जाएंगे क्यूबिक बेचारे के ब्रेकअप पे। तो क्यूबिक का ब्रेकअप क्या होता है, क्यूबिक का ब्रेकअप होता है लीनियर टाइम्स क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहीं से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रेकअप से, और वहीं पे एंड करेंगे। अब हमारे पास क्यूबिक है, यस हमारे पास क्यूबिक है। 2x³ -5x² +10x - 4। फुल तगड़ी क्यूबिक है हमारे पास, यानी तगड़ी का मतलब सारी टर्म्स है उसके अंदर। क्वाड्रेटिक मिसिंग है। क्वाड्रेटिक की जगह हम क्या लिखते हैं, ax² +bx +c। ये आ जाएगा। सवाल कह रहा है ओनली वन रूट। अब ये बहुत चीजें सिग्निफाई कर रहा है। ये बता रहा है कि क्यूबिक डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती, क्यूबिक पहले ब्रेक होती है, उसके फैक्टर निकलते हैं, यहां से अलग फैक्टर 0 से इक्वेट हो जाता है, ये अलग हो जाता है, लेकिन इससे पहले लिख दिया ओनली वन रूट। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक आएगी इट विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। पर ये आएगी कैसे यार, कैसे आएगी, क्या क्या मेथड मैंने आपको पढ़ाया है। ये ढूंढने के आपके पास 3 तरीके हैं। एक तरीका है कम लॉन्ग डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन। दूसरा तरीका है आपके पास कंपेयरिंग, और तीसरा तरीका आपके पास है सिंथेटिक। सबसे इजी, सबसे स्मार्ट, सबसे सिंपल सिंथेटिक। पर सिंथेटिक ओनली वर्क्स इफ यू हैव अ लीनियर फैक्टर। एंड डू आई हैव अ लीनियर फैक्टर, यस। पर सिंथेटिक इतना अच्छा नहीं होता, हाँ अगेन वो मैंने आपको बता दिया था। 2 - 5 10 - 4, फर्स्ट वी विल राइट। तो सिंथेटिक वर्क करता है जब लीनियर हो। एक ड्रॉबैक होता है, एक और ड्रॉबैक भी बताता हूँ अभी। जब आपने इक्वेशन लिख ली, बाहर क्या आता है, बाहर आता है जिस वैल्यू से इक्वेशन 0 हुई है, विच इज हाफ, हाफ से 0 हुई है, ठीक है। हाँ, अच्छा अब क्या करते हैं, ये कहाँ से आए, ये सारे के सारे ये कोफिशिएंट थे। अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू मैंने कहा था 0 लिख देना, या पहली वैल्यू को एज इट इज गिरा देना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × हाफ यहां लिख देंगे। अब अब अगला क्या आएगा,
अगला आ जाएगा -5 + 1, ये आपके पास आएगा 4 सिंथेटिक। अगला आ जाएगा आपके पास ½ × 4, ये कितना आ जाएगा, सॉरी -4, थैंक यू। ½ × -4 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास अगली वैल्यू बताएगा जो मैं यहाँ लिखूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा -2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे। 10 - 2 आपके पास आ जाएगा कितना, 8। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ½ × 8, ये मेरे पास आ जाएगा 4। और अगर आखिरी टर्म 0 आई, इसका मतलब यस आई हैव डन माई सिंथेटिक करेक्टली। यह ये कहाँ से आए, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बाहर क्या आता है, द फैक्टर से 0 से इक्वेट करके जो रूट होता है वो आता है। पहली वैल्यू एज एज इट इज गिर जाती है। ठीक है, जिनको ये नहीं करना फिर वो लॉन्ग डिवाइड कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। क्या बात कर दी कि कब पढ़ाया ही नहीं, आए हाय हाय, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात कर दी, आए हाय हाय हाय, आए हाय 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 हाय। ये हमने पढ़ा था जब हम लॉन्ग डिवाइड ये वाला सवाल सॉल्व कर रहे थे। इधर हम मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर आर 3 मेथड्स। ठीक है, तो इफ फिर हमने इस सवाल को किया भी था हमने, और आप 3 मेथड से किया था। एक मेथड लॉन्ग डिवाइड था, एक मेथड कंपेयरिंग था, और एक सिंथेटिक था। ठीक है, तो अगर आपको सिंथेटिक नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, आप लॉन्ग डिवाइड कंपेयरिंग से कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं वापस रिपीट करता हूँ क्योंकि सिंथेटिक पे यू कैन नॉट रिलाई। सिंथेटिक पे इसलिए रिलाई नहीं कर सकते, सिंथेटिक ओनली वर्क्स इफ यू हैव अ लीनियर फैक्टर। इस पे इसलिए रिलाई नहीं कर सकते आप। और एग्जामिनर चला के वो आपको क्या करता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर देता है जिसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो नहीं सकती। वो मैं आपको सब लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक इट्स वेरी इजी। तो वापस सब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप सारे क्यूबिक के कोफिशिएंट यहाँ लिख दोगे इन ऑर्डर। लिख दिए सर हमने। जिस वैल्यू से 0 हुआ होगा वो बाहर लिख दोगे। ठीक है, हाफ से हुआ था, पहली वैल्यू एज इट इज गिर जाएगी, एज इट इज जो भी है पहले आ जाएगा। अब सुकून से देखना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ लिख देंगे ½ × 2 = 1। वर्टिकली ऐड हो रहे होते हैं, ये वर्टिकली ऐड हो रहे होते हैं सारे के सारे। अब ये दोनों ऐड होंगे और -4 बना लेगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और हम यहां लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे, एक अलग नंबर बन जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां लिख देंगे। ये दोनों आखिरी वाले 0 बनाने चाहिए, इसका मतलब आपने सिंथेटिक सही किया है। तो सर ये आया क्या, ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट है। यानी जो मेरी ax² + bx + c थी वो मेरी आ गई 2x² - 4x + 8। यानी मेरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ब्रेक होके अब ऐसा दिख रहा है, 2x - 1 इंटू 2x² - 4x + 8। क्योंकि डिवीजन एंड हो गया ना, फैक्टर से डिवाइड कर रहे थे। अब अब क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे। हाँ सॉल्व कर लो, b² - 4ac। एक रूट तो यहां से आ चुका है ना, एक रूट क्या आ गया, x = ½ और यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट लगा लेते हैं b², क्योंकि हमें शो करना है कि एक ही रूट है, तो इसका नेगेटिव b² - 4ac नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो ये शो होगा। -4 -4ac 16 माइनस 4 × 2 = 8 64 कितना आ रहा है, -48 हैज ओनली वन रूट। इसका मतलब दिस इज नॉट सॉल्वेबल। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अब गौर से सुनना, गौर से। यहाँ पे एक मिस्टेक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई, कोई है जीनियस बैठा हुआ इधर। इस जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी 2x - 1 इंटू 2x² - 4x + 8, इसमें एक मिस्टेक है। कैन यू स्पॉट द मिस्टेक। ऐसा सिंथेटिक के साथ मसला आता है, सिर्फ सिंथेटिक के साथ मसला आता है, इसलिए आई डोंट इंकरेज सिंथेटिक। बट
नो, शर्जील ने गैस कर लिया, वाह शर्जील वाह। अली अहमद ने भी गैस कर लिया, यस। अगर ये देखो, पहले मेरी बात को समझना। एक इक्वेशन दे रहा हूं, x-3 = 0, यहां से आंसर क्या आएगा? यहां से आंसर आएगा 3। ठीक है, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, इस इक्वेशन को 2 से। अब आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो आंसर क्या आएगा? तभी 3 आएगा, जाहिर सी बात है, तब भी क्या आ रहा है? 3। अब इसको देखो, ये लीनियर है और ये क्या है? क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊं, हालांकि यहां जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां पर उसने पूछ लिया खाली के रूट बताओ, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि अगर वो आपसे बोलता ना फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, तो आप ये नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि 2x × 2x² व्हाट विल दिस गिव यू? व्हाट विल दिस गिव यू? दिस विल गिव यू 4x³ और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? 2। अगर यहाँ 4 होता 4, तो फिर ये ठीक था, फिर ये सही लिखा होगा। तो एक्चुअली में यहां पर ये नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में यहां पर होना चाहिए था x² - 2x + 4। अब आप कहोगे सर आपने कैसे 2 गायब कर दिया इसमें से, ये कैसे अलाउड है? यही तो आपको बता रहा था कि अगर मैं x² - 2x + 4 = 0 रखूं, तो यहां से जो आंसर आने होंगे और इस इक्वेशन से जो आंसर आने होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर आप सिंथेटिक लगाते हो ना, तो बस एंड में, अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई बच्चा आगे सिंथेटिक लगाए किसी क्यूबिक के ऊपर और सवाल में लिखा हो फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज का मतलब यहां पे आके रुकना है, तो फिर वो ये नहीं लिख सकता। अगर ये तब लिखता, खुद समझो ना, अगर यहाँ 4 होता फिर लिखता वो, तो 2 × 2 यहाँ 4 बन जाएगा, फिर लिखेगा। तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो इस पूरी इक्वेशन में से 2 डिवाइड करा देना यार। आपको बस ये देखना होगा, ये बनना चाहिए। ये मसला सिर्फ इसमें आता है। अच्छा, ये कंपेयरिंग में नहीं आता। कंपेयरिंग में क्यों नहीं आता? ये देखो, कंपेयरिंग इसलिए अच्छी होती है, लॉन्ग डिवाइड अच्छी होती है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो कंपेयर कैसे करूंगा? 2x³ = 2a x³, हाईएस्ट पावर = हाईएस्ट पावर, x³ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a = 1। कंपेयरिंग और लॉन्ग डिवाइड में ये मसला कभी भी नहीं आता, सिंथेटिक में आता है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे एक मुश्किल सवाल और भी कराना है। अच्छा, ये आप खुद कर लेना, इस P' का मतलब क्या है? P' का मतलब है डिफरेंशिएशन। हाँ, क्या गंदा सवाल, एक और था गंदा सवाल। आय हाय, ये था। आ जाओ इस पे। तो पॉलिनोमियल कॉटिक, इट इज गिवन दैट f(x) इज डिविजिबल बाय x² - 4x + 4। डिविजिबल का मतलब ही हो गया इट इज अ फैक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अभी ए निकालना नहीं, मुझे बताओ ए आप कैसे ढूंढोगे, क्या तरीका लगाओगे ए ढूंढने का? तरीका बताना, सॉल्व नहीं करना भी। एक बच्चा करेगा, हाँ, लॉन्ग डिवाइड। अकलमंद इंसान क्या करेगा? जीनियस। यस, मैंने आपसे यह कहा था, अगर आपके पास कॉटिक आ जाए और वो सॉल्व नहीं हो सकती होती, अगर ये सॉल्व नहीं हो सकती होती, तो फिर हम क्या करते? फिर हम लॉन्ग डिवाइड ही करते या हम कंपेयरिंग करते। लेकिन अभी ये सॉल्व हो सकती है। x² - 2x - 2x + 4, x - 2 द होल थिंग स्क्वायर, यानी दिस कैन बी फैक्टराइज, कि फैक्टराइज हो सकती है। तो मैंने इसको सॉल्व फैक्टर बना लिया मैंने इसका। इसके दो फैक्टर है, एक्स मतलब रिपीटेड फैक्टर है। तो रूट क्या है? व्हाट इज रूट? रूट इज x = 2। तो मैंने आपको आज फैक्टर थ्योरम पढ़ाया। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, देन आई वाज स्टक। फिर मुझे क्या करना पड़ता? मैं आपको दिखा देता हूं करना क्या पड़ता, आप कर चुके हो मेरे साथ। ये देखो, the polynomial is denoted, it is given that x is a factor of this, find the value of a and the other quadratic factor। ये सवाल आप कर चुके हो मेरे साथ। this was not able to break down into linear factor, तो हम यहाँ स्टक थे। तो हमने यहाँ लॉन्ग डिवाइड किया था, या हमने यहाँ कंपेयरिंग किया था। कर भी सकते थे कंपेयरिंग, ठीक है, इस तरह लिखकर वो भी बता दिया था आपको। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो,
हालांकि सेकंड पार्ट में आपको उसका अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर तो ढूंढना है, लेकिन फिर भी अभी ज्यादा आसान तरीका कार क्या है, आई नो कि एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3, मैं इसमें 2 रखूंगा और इसमें से जल्दी से ए की वैल्यू ढूंढ लूंगा। बताओ ए की वैल्यू, फिर आगे बढ़ाए सवाल, फिर खतरनाक पार्ट पे आते हैं। यस, डिविजिबल का मतलब ही उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। जैसे 9 इज डिविजिबल बाई 3, बट 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है। क्या वैल्यू आई? एक्स। सेकेंड पार्ट में अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर ढूंढो। -8 +8 +8। अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, यानी अब ये आप खुद ढूंढो, कंपेयरिंग करो, लॉन्ग डिवाइड करो, अप टू यू। मुझे बस ये बता दो कि इसके बराबर में क्यों ढूंढना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। ये बड़ा अजीब सा पार्ट है, ठीक है। और ए तो मेरे को दिख रहा है, मैं नहीं कर रहा लंबी, अब मैंने समझा दिया, ए मुझे दिख रहा है 1 है, आपको भी दिखना चाहिए। +bx + c। कार्टिक, मैं ये कंपेयरिंग से कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक मैं नहीं कर रहा, आपका वेट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक टाइम्स क्वाड्रेटिक। किसी का क्वाड्रेटिक है तो भी बताया, मैं भी समझाऊंगा। बहुत ही जीनियस सवाल किया है शाफी, बहुत ज्यादा। हिल गया, मैं हिल गया। x4 - 4x2 + bx + c। किसी का क्वाड्रेटिक आ जाए तो मुझे बता देना। पहले तो मैं कांस्टेंट कंपेयर कर लेता हूँ, मेरे को फौरन से मिल जाएगा। c = 2। फिर मैं कंपेयर कर लेता हूँ, x कर लेता हूँ, x² कर लेता हूँ, मेरी मर्जी। 0x = 4bx - 4cx। Anybody, somebody, dun 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 dun। शयान ने हमें बता दिया 4b - 8, बी भी आ रहा है 2। ब्यूटिफुल। सो अब आएगा गंदा पार्ट, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एज वेल एज टू एक्सप्लेन। x² + 2x + 2। अब ये क्या कह रहा है, शो दैट f(x) इज नेवर नेगेटिव। अच्छा, अगर ये क्यूबिक होती ना, क्यूबिक, तो मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब ये अगर क्यूबिक होती तो आपको क्या करना होता, अगर ये होती क्यूबिक, तो क्यूबिक को हम लिखते हैं ऐसे ना, क्यूबिक इज इक्वल टू लीनियर टाइम्स क्वाड्रेटिक। तो यहाँ वो पूछ लेता है यार किन वैल्यूज के लिए वो पॉजिटिव है, किन वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ वो पूछ लेता है। कॉटिक के अंदर वो आपसे कह सकता है कि शो करो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, या शो करो कि ऑलवेज नेगेटिव है। इस नेगेटिव का मतलब क्या है?
व्हाट डज दिस नेगेटिव मीन्स? एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स का मतलब होता है वाई। वाई, तो क्वेश्चन इज टेलिंग अस कि हमें ये शो करना है कि y इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो मैथ्स में हम ये कैसे शो करें कि ये नेवर नेगेटिव है? तो किसी के बच्चे के दिमाग में आता है कि यार हम एक काम करते हैं, 1 2 3 रख लेते हैं और शो कर देते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है। ये गलत है। हाँ, 1 2 3 क्या, 1 से लेकर 10 तक रख लो और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि 11वीं वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। आप अगर कोई वैल्यू रख रहे हो 1 2 3 या 100 वैल्यू रख लो, आप 100 में पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये नहीं स्टेब्लिश हुआ कि 101 पे भी पॉजिटिव आएगा मैथ के अंदर। ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी हो ऐसे, x-2, और मैं आपसे कहूं कि क्या ये हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है? आप बोलोगे नहीं सर, ये कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए क्या है, नेगेटिव। कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है। यानी अगर मैं 3 4 5 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं तो मेरी और आपकी बहस ही खत्म हो जाएगी। अब आप कहोगे हाँ सर, अब आप कोई भी वैल्यू रख दो इसके अंदर, कोई भी वैल्यू रख दो, ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आप -1000 या कुछ भी रख दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैथमेटिक अगेन, अगर ये लिखा होता x, अगर लिखा होता वापस से x-2 का क्यूब, अब मैं और आप बहस करेंगे। सर ये कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव, आप 3 रखें पॉजिटिव आंसर आएगा, आप -1 रखें नेगेटिव आंसर आएगा, हम और आप बहस करेंगे। लेकिन अगर इवन पावर है तो हमारी बहस खत्म हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब पहला ब्रैकेट का तो मसला हल कर लिया हमने। पहला ब्रैकेट का तो मसला हल कर लिया हमने, ठीक है। यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे x-2 द होल थिंग स्क्वायर। इसका मसला कैसे हल करूं, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊं। बट बट आई एम क्यूरियस कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो पहले मैं ग्राफ बना के देखना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। एक्स की पावर क्या है? 4 प्लस क्या था, माइनस -2 एक्स की पावर -2 एक्स की पावर 3। देखना मैं इक्वेशन गलत तो नहीं लिख रहा? -2 x² +8 आया था ना? अच्छा, +8 करने से ये ऊपर भागेगा 8, +8। ये देखो, ये इसका ग्राफ हमने बनाया। ग्राफ कहीं से नेगेटिव दिख रहा है? ये देखो, ग्राफ क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू जहां से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये क्या वैल्यू है? जहां से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नजर आ रही है आपको इसका ग्राफ? नेक्स्ट लेवल हो गई क्लास। ये कौन सी वैल्यू? ये 2 है, 2। ये 2 कहाँ से आई थी? एक ही रूट था इसका, एक ही रूट, वो जो हमने पहले निकाल लिया था, x-2। यानी ग्राफ दिखा रहा है कि इट्स नेवर नेगेटिव, और हमें यही शो करना है मैथमेटिकली। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि दिस इज नेवर नेगेटिव, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। सर आप इसमें कोई भी वैल्यू रख दें, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसे करोगे यार? बोलो ना यार, क्या हो गया यार? x² + 2x + 2 = x - h द होल थिंग स्क्वायर प्लस k। अब ये क्या है भाई? तो ये क्या लिखा है मैंने? कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, एस। करके दिखाओ ये, जैसे भी करो आप, आपकी मर्जी। ये सब आप, एस है आपका। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कैसे जाते हैं? कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं, कुछ बच्चे -b/2a करते हैं, कुछ बच्चे एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 करके उसको प्लस माइनस करते हैं, जैसे आपको हजम हो। और कुछ इंटेलिजेंट बच्चे लाइक मी डिफ्रेंसिएशन से करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, = 0। यहाँ से टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको इसके अंदर रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कुछ बच्चे इस तरह कर सकते हैं अक्लमंद वे, ये हो गया x+1 द होल थिंग स्क्वायर +1। अब इधर आ जाते हैं इसकी जगह पे, यानी इसको हमने बंद कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से क्या हुआ सर? क्योंकि स्क्वायर होता ही कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने से ये प्रूव होता है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन
क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म वेरी कर सकती है। वेरी क्या कर सकती है? अगर कंप्लीटिंग ये जैसे ये है, अगर ये लिखा हुआ आ जाता मेरे पास -1, अब मैं और आप नहीं स्टेब्लिश कर सकते थे कि क्या ये हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, हम और आप नहीं कर सकते थे। अब जैसे +1 और बाहर माइनस लिखा है, अब अगेन हमारी बहस स्टार्ट हो जाएगी, ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, हम और आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में क्योंकि ब्रैकेट पे, एक ब्रैकेट पे स्क्वायर होता है और एक कांस्टेंट होता है, अगर ये भी पॉजिटिव हो और इस ब्रैकेट से पहले भी पॉजिटिव हो, फिर ये क्यामत तक के लिए फिक्स हो गया कि ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव कोई इसको कर ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने से ये बात प्रूव होती है कि कोई भी फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने के बाद अगर ब्रैकेट से पहले भी प्लस हो और कांस्टेंट भी प्लस हो, फिर कोई भी इसको नेगेटिव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट खुल के तो एफ एक्स ही बनाएंगे ना। मैंने प्रूव कर दिया कि दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, मैंने बंद कर दिया इसको। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? देयर फॉर fx is positive for all real values of x। अ वेरी गंदा क्वेश्चन, ये जब भी इस तरह का है ऐसे ही प्रूफ किया जाता है भाई। यार ये बात कोई नई नहीं है यार, मैं आपको बताऊं, आपने एएस में भी पढ़ा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी आप यही करते थे, यही जुमला लिखते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपको याद आ रहा होगा एएस के अंदर, वहां पर भी आप ये लिखते थे कि एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, f dash x is always positive therefore increasing function, f dash x is always negative therefore decreasing function। ये वहां पर भी पढ़ाया जाता है बाय द वे। हो गया। अब कुछ पूछना है तो पूछो, वरना बाबा हो जाओ। नहीं, हमें ऐसा सवाल देगा ही नहीं, या तो ऑलवेज नेगेटिव होगा या ऑलवेज पॉजिटिव होगा।